हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल मिश्रा, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हम यहाँ फिर से आए हैं दंगल सीरीज को लेकर, जिसका पहला पेपर हम देखते हैं, जिसमें सेल बायोलॉजी के टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं 91 नंबर। मध्यावस्था के दौरान तरकु तंतु संलग्न होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू। तो आपको पता है मेटाफेज के टाइम पर ये जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम के साइड में जो प्रोटीन से बने हुए डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और इन्हीं काइनेटोकोर से कौन जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, थर्ड, गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जाकर जुड़ेंगे। क्लियर, आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए 92। इसमें दिया गया है कि ऊपर दिए गए कितने गुण या लक्षण क्रमशः प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित हैं। मींस हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन फीचर्स आर रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला देखिए फ्लैजेला या कशाभिका। फ्लैजेला या कशाभिका किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों में ही होता है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। रोम तथा झालर या प्लाई एंड फिमरी की बात करें तो ये आपको ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। अगर पेरोक्सिसोम की बात करें, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जो केवल आपको किसमें मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल। लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति, यानी कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ये मेम्ब्रेन में होता है और मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों तरफ होती है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। पक्षमाभ यानी कि सीलिया, ये आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल में। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसके टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो बीजीए में भी होती है, मींस प्रोकैरियोट्स में, इसके अलावा यूकैरियोट्स में भी होती है। क्लियर। कोशिका में कक्षों की उपस्थिति, यानी कि कंपार्टमेंट्स की प्रेजेंस। तो आपको पता है, क्लियर एनसीईआरटी में दे रखा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें क्या आ जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। तो अब आप देखिए इसमें क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक 1, 2, 3 और 1, 4, ठीक है। और यूकैरियोटिक 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, ये इसमें से आपको कितने कथन सही नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। तो देखो, वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज से पहले कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका, गलत है। क्लियर एनसीईआरटी ने लिखा है खोज के बाद। तो ध्यान रखना, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली बिफोर, गलत है, ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। कोशिका सिद्धांत इस विविध स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करता है, अर्थात जीवन के सभी प्रारूपों में ऊतक स्तर के संगठन को बताता है, गलत। इट इज द सेल थ्योरी दैट एम्फेसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, मींस द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, गलत है। क्लियर एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, ना कि टिश्यू लेवल। तो सभी जीवों में सेल्यूलर है, ना कि टिश्यू, तो ये सेल्स की प्रेजेंस होती है, तो ये गलत हो गया। जीएन रामचंद्रन ने कोलेजन की तिहरी गोलीय संरचना, गलत, गोलीय नहीं होती, ट्रिपल हेलिकल। तो ध्यान रखना, डिस्कवर ट्रिपल ग्लोब्यूलर नहीं, हेलिकल। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं का निर्माण अजैविक पदार्थों से डी नोवो होता है, गलत। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पहले से उपस्थित सेल से, ना कि अजैविक पदार्थों से डी नोवो तरीके से, गलत हो गया ये। तो बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स आर फॉर्म डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल्स, रॉन्ग। बहुकोशिकीय जीवों तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में श्रम विभाजन पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन बोथ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज एंड यूकैरियोटिक सेल, ये राइट स्टेटमेंट है। जैसे अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं
तो यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंस की वजह से उसमें क्या है, हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसका काम है एटीपी को बनाना, क्लोरोप्लास्ट का काम फूड मटेरियल बनाना, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम के पास। तो ये क्या है, ये लेवर ऑफ डिवीजन या श्रम विभाजन है। अगर मैं बहुकोशिकीय जीवों की बात करूं तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी सेल्स होती हैं, अलग अलग टिश्यू भी होते हैं। तो इस केस में क्या होते हैं, अलग अलग पोर्शन बन जाते हैं जिससे वो उनमें अलग अलग ऑर्गन या टिश्यू अलग अलग काम करने लगते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं यहां भी श्रम विभाजन प्रेजेंट होता है। सामान्य मानव कोशिका के कैरियोटाइप में सभी 4 गुणसूत्र उपमध्य केंद्रीय, मध्य केंद्रीय, अग्रबिंदु और अंत केंद्रीय उपस्थित होते हैं। गलत। All 4 types of chromosomes, submetacentric, metacentric, acrocentric and telocentric are present in karyotype of normal human cell। गलत। ध्यान रखना ह्यूमन सेल में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होता। ध्यान रखना ह्यूमन सेल में अंत केंद्रीय या टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होता। तो ये कैसा चला गया, ये गलत। तो इसमें पूछा क्या है, कितने कथन सही नहीं है, मींस इनकरेक्ट है। तो 1 2 3 4 और ये 1 5। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, सेकंड। तो ध्यान रखना इसमें 5 स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, निम्न के आधार पर जीवाणुओं को 2 समूह ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। रॉन्ग। कोशिका झिल्ली में पोरिन प्रोटीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। गलत है। कोशिका आवरण में भिन्नता व हैंस क्रिश्चियन ग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं HC ग्राम, द्वारा विकसित अभिरंजन प्रक्रिया के प्रति विभिन्न व्यवहार के आधार पर। ये बिल्कुल राइट है, ये NCERT में दे रखा है। द डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ये सही स्टेटमेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स के रासायनिक संगठन और मोटाई में भिन्नता के आधार पर। गलत। Differences in chemical composition and thickness of glycocalyx। wrong। कोशिका झिल्ली में परतों की संख्या में अंतर के आधार पर। गलत है। कोशिका झिल्ली में यानी कि सेल मेम्ब्रेन में जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं उसमें डिफरेंस के बेस पर। रॉन्ग है। आंसर क्या चला जाएगा इसका, सेकंड। क्लियर, NCERT में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन के पश्चात बनने वाली पुत्री कोशिकाओं के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। या सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट यानी कि ये मान लीजिए डिप्लॉयड सेल है, 2n सेल जिसमें मियोसिस होना है, इसको हम बोलते हैं मियोसाइट या अर्धसूत्री कोशिका या अर्धसूत्राणु भी इसको कहते हैं। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट के बाद कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। तो आपको बताना है इन डॉटर सेल्स के रिस्पेक्ट में 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सही है। पहला देखिए, आनुवांशिक रूप से एक समान होती हैं। क्या ये दोनों डॉटर सेल आनुवांशिक रूप से एक समान होती हैं? गलत। क्यों नहीं होती है आनुवांशिक रूप से एक समान? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के टाइम पर क्या हुआ होगा, पैकाइटीन, और पैकाइटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, जीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो इनमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बन चुके होंगे, यानी कि जेनेटिकली एक दूसरे से क्या हो चुकी है, डिफरेंट। तो ध्यान रखना, आर जेनेटिकली सिमिलर कर दिया, गलत है। आनुवांशिक रूप से पैतृक कोशिका के समान होंगी, आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट सेल, गलत है। मैंने क्या कहा कि इनमें रिकॉम्बिनेशन या आप कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। इस केस में ये आपस में तो डिफरेंट है ही, अपने मियोसाइट या मदर सेल से भी कैसी है, डिफरेंट है। तो ये भी गलत है, समान लिख दिया यहां पर। आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होती है, एक दूसरे से जेनेटिकली कैसी है, डिफरेंट है। तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। तो ध्यान रखना, ये एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होंगी। पैतृक कोशिका के समान गुणिता रखती हैं, ये 2n है, तो ये जो डॉटर सेल्स बनेंगी इनकी प्लॉइडी होगी n। तो बताओ क्या प्लॉइडी इनकी सेम है? नहीं है, ये 2n है और ये n है। तो ये कह रहा है समान प्लॉइडी रखेंगी, गलत। आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट 96 देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन भिन्न होता है क्योंकि ये आकार तथा कार्य में अत्यधिक भिन्नता दर्शाती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली डिसिमिलर।
बिकॉज दे एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। गलत है। क्लियर एनसीईआरटी में दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के फंक्शन अलग हैं और स्ट्रक्चर भी अलग, शेप अलग हो सकते हैं, बट इसके बावजूद इनके जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, भिन्न। गलत हो गया। कोशिका में न्यूक्लियोप्लाज्म एक अर्ध तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। गलत है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज न्यूक्लियोप्लाज्म। गलत है। यहां सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्लियर, सेल के अंदर, तो गलत है ये। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है? कोशिका द्रव में, लेकिन वे प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े नहीं होते। गलत। यहां अगर मैं बात करूं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि झिल्ली से भी जुड़े होते हैं। अब चूंकि बात किसकी हो रही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में लिखना है, कितने कथन असत्य हैं। तो आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा झिल्ली से भी क्या जुड़े होते हैं, राइबोसोम, लेकिन इनका जुड़े नहीं होते। गलत हो गया। इन प्रोकैरियोट 70S राइबोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रॉन्ग हो गया। बहुसूत्र के राइबोसोम एक बहुलक अणु को संश्लेषित करते हैं जिसमें एकलक इकाइयां फॉस्फोडाइएस्टर बंधों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। अब बहुसूत्र पॉलीसोम में जो राइबोसोम होते हैं वो किसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को, और प्रोटीन किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का। तो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ना कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो गलत हो गया ये। तो ध्यान रखना, विच फॉर्म पॉलीमर इन विच मोनोमर यूनिट्स अटैच थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। गलत हो गया। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, ये सही है स्टेटमेंट, सॉरी। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सही है। आप देखिए कुछ यू बैक्टीरिया में, जैसे मान लो नॉर्मल बैक्टीरिया है, और अगर मैं बात करूं बीजीए है तो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं एक फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, थाइलेकोइड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे क्रोमेटोफोर, लेकिन नॉर्मल बैक्टीरिया के पास ये नहीं है। तो आप बताइए, अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंस हो गया। तो क्या लिख रखा है, एक जैसी नहीं होती, सही है। बैक्टीरिया की कोशिकाओं में तारक केंद्र होते हैं जो लगभग सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। गलत है। बैक्टीरिया के पास सेंट्रियोल नहीं होता। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोटिक सेल? कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। 5 गलत हो गए, तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि एनाफेज के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहते हैं। गलत है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। गलत है, क्योंकि समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है मियोसिस के अंदर, और ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था। तो ये तो होना ही नहीं है। गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका पर स्वयं को व्यवस्थित करते, ये मेटाफेज का कैरेक्टर है, एनाफेज का नहीं। तो ध्यान रखना, इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम इसमें नहीं आएंगे। जीन विनिमय 2 समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। गलत है। एनाफेज में, माइटोसिस की एनाफेज में कभी भी जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो आंसर क्या चला जाएगा अपना, फोर्थ। प्रत्येक गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से विभाजित होता है और 2 पुत्री अर्ध गुणसूत्र पृथक होते हैं। ईच क्रोमोसोम स्प्लिट एट सेंट्रोमियर एंड 2 डॉटर क्रोमेटिड्स आर सेपरेट। आंसर क्या चला जाएगा, 4। नेक्स्ट देखिए, सरल विसरण तथा सुसाध्य विसरण के मध्य कौन सा एक अंतर सही है? ध्यान रखना, आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस को देखना है। पहला देखो, सिंपल डिफ्यूजन या इज हाईली सिलेक्टिव व्हाइल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज नॉट हाईली सिलेक्टिव। गलत है। यहां पर देखो, सिंपल डिफ्यूजन में प्रोटीन यूज नहीं होती, इसीलिए हाईली सिलेक्टिव नहीं होता, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स का यूज होता है मेम्ब्रेन में, इसीलिए हाईली सिलेक्टिव नेचर का होता है। लेकिन यहां उल्टा दे दिया, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत। तो ध्यान रखना, सिंपल डिफ्यूजन या सरल विसरण उच्च वर्णात्मक होता है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उच्च वर्णात्मक नहीं होता, उल्टा दे दिया, गलत है। सिंपल डिफ्यूजन में शिखरोपरि परिवहन होता है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डाउनहिल परिवहन होता है। गलत।
यहां दोनों ही सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं, तो इन दोनों में ही डाउन हिल मूवमेंट होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन में अप हिल लिख दिया, गलत है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डाउन हिल, ये सही दे रखा था लेकिन ये इसकी वजह से गलत हो गया। तीसरा देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को परिवहन के लिए झिल्ली में अंतर्वेशी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन को परिवहन के लिए झिल्ली का प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन इन मेम्ब्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट, बट सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट। आंसर जाएगा थर्ड। अब देखो यहां अगर मैं बात करूं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन में क्या लगेगी, प्रोटीन, जो उसके अंदर की तरफ एम्बेडेड कंडीशन में रहेगी या धसी रहेगी। तो इस प्रोटीन को जो मेम्ब्रेन में फुली एम्बेडेड कंडीशन में है, तो ये कौन सी हो गई, ये एक टाइप की इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। तो ध्यान रखना ये सही है। सिंपल डिफ्यूजन में परिवहन संतृप्तता होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में परिवहन संतृप्तता नहीं होती, ये भी गलत है। जहां प्रोटीन आ जाती है वहां पर सैचुरेशन का पॉइंट भी आ जाता है। तो प्रोटीन केवल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लग रही है, तो यहां आना चाहिए था संतृप्तता, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, नहीं होती, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ध्यान रखना सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन अकर्स, गलत है। बट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन डज नॉट अकर, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां आपसे पूछा है असत्य कथन, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए, केंद्र कोशिका द्रव अनुपात अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुनः स्थापित होता है, गलत है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये पुनः स्थापित नहीं होता, माइटोसिस के थ्रू होता है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज रीस्टोर्ड बाय मियोसिस, गलत। पारगति क्रम मध्यावस्था फर्स्ट की ओर संक्रमण को दर्शाता है, ये सही है। डाइकाइनेसिस मार्क द ट्रांजिशन टू मेटाफेज फर्स्ट। अंतरालावस्था में अगले अर्धसूत्री विभाजन चक्र के लिए डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए डीएनए का प्रतिकृतिकरण शामिल होता है, गलत। इंटरकाइनेसिस में कहीं भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। एक तारक केंद्र में दो तारक काय होते हैं, गलत है। एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं, उल्टा लिख दिया, गलत है। वन सेंट्रियोल कंटेन टू सेंट्रोसोम, रॉन्ग है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान कोशिका पट्टिका अपकेंद्रीय क्रम में वृद्धि करती है, सही है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल प्लेट ग्रो सेंट्रीफ्यूगल मैनर, यानी कि इसमें जो प्लांट सेल है बीचों बीच सेल प्लेट बनती है और वो सेंटर टू पेरीफेरी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल मैनर में ही ग्रो करती है। तो ये सही स्टेटमेंट है। पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 1, 2 और ये 3 कौन कौन से हैं, ए, सी और डी। ए, सी, ई कर दिया इधर, गलत है। ई तो सही है। ये बी और बी लिख दिया इसमें और ई लिख दिया, गलत है। ए, सी, डी ये आ रहा है थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए सभी कार्य डिक्टियोसोम नामक कोशिकांग से संबंधित है सिवाय एक के। ऑल गिवन फंक्शंस बिलोंग टू द ऑर्गेनेल्स नोन एज डिक्टियोसोम एक्सेप्ट वन। अच्छा, डिक्टियोसोम किसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को ही हम किस नेम से जानते हैं, डिक्टियोसोम। अच्छा, उसके कार्य देखना है हमें, केवल एक उसका नहीं है कार्य, वो देखना है हमें। यह मानव शुक्राणु का एक्रोसोम बनाता है, सही है। इट फॉर्म एक्रोसोम ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, सही। यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर है एक टाइप का, तो क्या गोल्जी बॉडी ईआर बनाएगा, गलत है। यह कोशिका भित्ति आधात्री का संश्लेषण करता है, सही है ये। इट सिंथेसाइज सेल वॉल मैट्रिक्स, यह झिल्लियों के रूपांतरण में भी भाग लेता है, सही। इट पार्टिसिपेट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि उसको चेंज करने में। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड, जो इसका कार्य नहीं है। अगला देखिए, नारियल का तरल भ्रूणपोष बहुकेंद्रकीय होता है, सही। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, सही। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आंसर चला जाएगा सेकंड। तो ध्यान रखना, लिक्विड एंडोस्पर्म इज कोकोनट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्यों होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड, क्योंकि साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस तो होती जाती है जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाते हैं, बट ये सेल में कन्वर्ट नहीं होता जाता, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल यानी कि तरल भ्रूणपोष का निर्माण होता है। कुछ द्वितीयक संकीर्णन को एनओआर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं। मानव में निम्न गुणसूत्र में एनओआर पाया जाता है। तो सम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस आर नोन एज एनओआर इन ह्यूमंस। एनओआर इज फाउंड इन क्रोमोसोम नंबर
तो ध्यान रखना NOR क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 इन 5 नंबर के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि ह्यूमन सेल होती है डिप्लॉयड, यानी कि इसके भी सबके 2-2 क्रोमोसोम होंगे, तो 2, 4, 6, 8 और 2, 10। तो टोटल कितने होंगे सेल के अंदर ऐसे क्रोमोसोम जिसमें NOR होगा? टोटल 10, और ये 5 नंबर है। तो ध्यान रखना आंसर क्या चला जाएगा इसका? 4th। अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है? पैकाइटिन, पहले ही आंसर चला जाएगा। तो ध्यान रखना रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर इन पैकाइटिन स्टेज। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में होता है। बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन का स्रावण किसके द्वारा होता है? अब चूंकि आपको पता है सेल के अंदर सीक्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? गोल्जी बॉडी। तो यहां भी ये प्रोटीन जो सीक्रेट हो रही होगी वो किसके थ्रू हो रही होगी? गोल्जी बॉडी। आंसर आ जाएगा 4। तो इंसुलिन आर सीक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडी। अंत्यावस्था सेकंड के दौरान गुणसूत्रों के 2 समूहों को एक बार पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घेर लिया जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे ही अंत्यावस्था सेकंड या टीलोफेज सेकंड होगी, तो टीलोफेज सेकंड में जो अलग अलग पोल्स पर क्रोमोसोम पहुंचेंगे उनके चारों तरफ क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ड्यूरिंग टीलोफेज सेकंड 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। मध्यावस्था सेकंड में कोशिका पैतृक अर्धसूत्री कोशिका के समान संख्या में गुणसूत्र रखती है। गलत। अब देखो मध्यावस्था सेकंड में अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे ये मियोसाइट सेल है, मदर सेल, इसकी प्लॉइडी है 2n। मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट के बाद ये सेल बन गई, तो 2n से ये सेल कितनी आ गई? n। क्लियर। अब मध्यावस्था सेकंड की बात कर रखी है, अब ये आगे जाएगी, तो जब आगे जाएगी मेटाफेज सेकंड में, तो मेटाफेज सेकंड के अंदर इसकी जो प्लॉइडी है वो इस मदर सेल के बराबर रहेगी। ठीक है, ये लिख रखा ना पैतृक अर्धसूत्री कोशिका, इसके बराबर नहीं होगी, मियोसाइट के बराबर। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत। तो ध्यान रखना इन मेटाफेज सेकंड सेल हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट मियोसाइट सेल। गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, केवल एक सही है। आंसर आ जाएगा 1। ये आपको मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ABCD मार्क कर रखे हैं, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट बताने हैं। अच्छा, A की प्रतिशतता झिल्ली में सबसे अधिक होती है। परसेंटेज ऑफ A इज मैक्सिमम इन द मेम्ब्रेन। अच्छा, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट को। तो क्या कार्बोहाइड्रेट का परसेंट झिल्ली में सबसे अधिक होता है? गलत है। अगला पॉइंट देखो, B की प्रतिशतता झिल्ली में सबसे कम होती है। परसेंटेज ऑफ B इज मिनिमम इन मेम्ब्रेन। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटीन को। तो क्या प्रोटीन की प्रतिशतता या परसेंटेज सबसे कम होता है? गलत है। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। A की पार्श्विक गति झिल्ली की तरलता का मापन करता है। ए क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मूवमेंट झिल्ली की तरलता को दर्शाता है? नहीं। क्लियर। एनसीईआरटी में लिखा है प्रोटीन का मूवमेंट, तो लेटरल मूवमेंट ऑफ ए नहीं, गलत है ये। झिल्ली की तरलता सी के कारण होती है। सी क्या है? फॉस्फोलिपिड। बिल्कुल सही, फॉस्फोलिपिड की वजह से ही तरलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4th। नेक्स्ट देखिए, पारगति क्रम अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था सेकंड का अंतिम चरण है। फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सेकंड। गलत। कायज मेटा के उपांति भवन द्वारा चिन्हित किया जाता है, ये सही है। इज मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज मेटा। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट की ओर संक्रमण को दर्शाता है। गलत। ये मेटाफेज फर्स्ट की तरफ, यहां लिख दिया पूर्वावस्था फर्स्ट की तरफ, मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट। गलत है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के गठन द्वारा चिन्हित होता है। ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये बनता है, जैसे अगर मैं कहूं जाइगोटिन के बाद पैकाइटिन स्टेज तक आ जाता है कॉम्प्लेक्स। तो अब यहां क्या दे रखा है कि ये इसमें होगा? नहीं, गलत है। आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट देखिए, कौन से बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोंट है तथा अपने ही प्रकार के पहले से उपस्थित अंगक से निर्मित होते हैं?
विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट एंड अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स ऑफ देयर ओन टाइप। अब देखो, अगर मैं एंडोसिम्बायोट की बात करूं तो इसके लिए जो दो सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनको हम एंडोसिम्बायोट मानते हैं और ये अपने जैसे ही पहले सेल ऑर्गेनेल से ही बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बी और ई, थर्ड। अर्धसूत्री विभाजन में शामिल है समजात गुणसूत्रों का युग्मन, ठीक है, समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन, ठीक है, असमजात गुणसूत्रों का युग्मन गलत, तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ। तो मियोसिस में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम गलत, चौथा आंसर। नेक्स्ट देखिए, सभी कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या स्थिर होती है गलत, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट इन ऑल सेल्स गलत। एम प्रावस्था में केंद्रक किसी भी समय दो समानांतर झिल्ली और क्रोमेटिन रखता है गलत। एम फेज में हर जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि एम फेज में प्रोफेज के लास्ट तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो ये तो गलत हो गया। तो एम फेज न्यूक्लियस एनी टाइम कंटेन टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स एंड क्रोमेटिन, रॉन्ग। आंतरिक केंद्रक झिल्ली के अंदर की ओर परिकेंद्रकी अवकाश होता है और जो 10 to 15 मिलीमीटर मोटा होता है गलत। तो इनर साइड ऑफ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ, गलत हो गया ये। आंतरिक केंद्रक झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ सतत होती है और इस पर राइबोसोम भी होते हैं। आंतरिक केंद्रक झिल्ली नहीं, बाह्य केंद्रक झिल्ली होता तो ये सही चला जाता। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉन्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ, ए बी सी डी आर रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, समसूत्री उपकरण रखता है। माइटोटिक एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, माइटोटिक एपरेटस में क्या होता है, एक तो स्पिंडल फाइबर और इसके अलावा एस्टर। तो देखो, तरकु तंतुओं सहित दो तारक, आंसर आ जाएगा थर्ड, टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर माइटोटिक एपरेटस, क्लियर एनसीईआरटी में दे रखा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूत्र कणिका तथा हरित लवक के समवृत्ति संरचना है। सूत्र कणिका के समवृत्ति हो गया मीजोसोम और हरित लवक के समवृत्ति हो गया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाने में काम करता है, तो इसके लिए होता है वर्णकी लवक। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ध्यान रखना, एनालॉगस स्ट्रक्चर पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस मीजोसोम और उसके एनालॉगस क्रोमेटोफोर, सेकंड आंसर। नेक्स्ट देखिए, कुछ जीवों में बहुकेंद्रक की स्थिति तब उत्पन्न होती है, इन सम ऑर्गेनिज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज व्हेन साइटोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, गलत। साइटोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस, उल्टा दे दिया, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। क्योंकि जब कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी, आंसर क्या जाएगा, सेकंड। क्लियर। तो यहां तक थे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस। थैंक यू। Hey guys, this is Gaurav Bhateja and you all are welcome to the digital platform of CLC. तो guys, आज हम सब लोग मिल रहे हैं for the solution of most awaited, most prestigious and most demanding test series of CLC, that is दंगल। और उसके हम लोग बॉटनी के बायोमोलिक्यूल्स पार्ट के सॉल्यूशंस के लिए मिल रहे हैं। पेपर इज वेरी गुड, स्कोरिंग पेपर है। आई होप आप सबने अच्छा स्कोर किया होगा एंड लेट्स solve all the queries, all your doubts. If you will still have any kind of doubts, you can mention in the comments below. I'll personally check it and reply. Okay, without wasting any time, let's start with the question. So पहला क्वेश्चन है, इसमें अपने को पूछा है कि A B C अपने को बताना है इन मेन स्ट्रक्चर्स में A B C क्या है। चलो पहले देखते हैं अपन। यहाँ देखो, आप देखो दो एस्टर बॉन्ड है, कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली यहाँ पर दो फैटी एसिड्स इन्वॉल्व हुए होंगे। तो ये क्या है, दो फैटी एसिड इन्वॉल्व है तो डाइग्लिसराइड है। इसमें देखो एक ही फैटी एसिड इन्वॉल्व हुआ है ग्लिसरॉल के साथ, तो ये मोनोग्लिसराइड है। इसमें देखो एक, दो और तीन फैटी एसिड इन्वॉल्व हुए हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड है। मतलब ए जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ डाइग्लिसराइड, बी जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ मोनोग्लिसराइड, वेदर सी जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ ट्राइग्लिसराइड।
तो देखो कि एक ऑप्शन अपने पास देखते हैं अपन, ए ट्राइग्लिसराइड नहीं हो सकता, ए डाइग्लिसराइड हो सकता है, डाई हो सकता है, मोनो नहीं है। दूसरा देखते हैं बी क्या है, बी है हमारे पास मोनो, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन विल बी थर्ड, द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल पार्ट देखो, बायोमोलिक्यूल का एक जनरल अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू पेपर आने की, तो जो टेबल्स हैं, डेटा इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्स हैं, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जनरल थ्योरी से ज्यादा है। प्लस ये जो पार्ट है ये केमिस्ट्री में भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बायोलॉजी में। दोनों जगह से मिला लें तो लगभग 5 क्वेश्चन का पार्ट है, विच इज वेरी क्रूशियल अगर आप इस एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करके इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, एंड वी विल हेल्प इन दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट का सवाल है, करेक्ट पूछा है। सेलुलोज हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, गलत है, सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एज यू ऑल नो। कुछ एनिमल्स कर सकते हैं, ह्यूमंस नहीं कर सकते। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है प्लांट्स में, गलत। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड प्लांट में कौन होता है, स्टार्च, ना कि ग्लाइकोजन। काइटिन में नाइट्रोजन होती है, दिस इज करेक्ट। काइटिन जो पॉलीमर है, दिस इज अ पॉलीमर ऑफ NAG, तो नाइट्रोजन तो है ही, एसिटाइल ग्लूकोजामीन, तो नाइट्रोजन तो है ही यहाँ पर, ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टार्च स्ट्रक्चरल नहीं होता है ना, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चरल कौन होते हैं, जैसे सेलुलोज है, काइटिन है, ये सब स्ट्रक्चरल होते हैं। सेलुलोज एज यू ऑल नो प्लांट सेल वॉल बनाता है, एंड लेट मी इन द कमेंट्स काइटिन क्या बनाता है, किसकी सेल वॉल बनाता है, एंड कौन सा ऐसा एनिमल ग्रुप है जिसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। दोनों क्वेश्चंस का जवाब अभी दे दो, पोज करो, जवाब दो, आ जाओ। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इफ वी ऑब्जर्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की बहुत डिटेल यूज करी गई है। इफ वी ऑब्जर्व एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, वी ऑब्जर्व दैट, अगर अपन देखें दोनों को अवेलेबल या दोनों को कंपेयर करें तो अपने को पता लगेगा कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये क्वालिटेटिव तो सेम है, मतलब बी फॉर क्वालिटी, बट क्वांटिटी अलग है, राइट। जैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर ज्यादा है, सिलिकॉन अर्थ में ज्यादा है, तो क्वांटिटी अलग है बट क्वालिटेटिवली सेम है, राइट। तो डिफरेंट होंगे, ए इज फॉर क्वांटिटेटिवली, ए इज फॉर क्वांटिटेटिवली एंड बी इज फॉर क्वालिटेटिवली, सो ऑप्शन विल बी सेकंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए क्या है, डिफरेंट कैसे है, क्वांटिटेटिवली, और सेम कैसे है, क्वालिटेटिवली, तो आंसर विल बी सेकंड, 116 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपको देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ये न्यूक्लिक एसिड का एक अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। पहली बात तो दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है, फोकस करना। एडिनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, whether adenosine या adenosine is a nucleoside. Adenine is a nitrogenous base. Whether adenylic acid is a nucleotide. ओके, सो ये अकेला कह रहे नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, राइट। तो ये तीनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं, एडिनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप होता है, देखो एडिनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एडिनाइलिक एसिड डज नॉट कंटेन फॉस्फेट, एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, कंटेन है, तो यहाँ पे फॉस्फेट है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, सही है, एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड हियर ओनली। साइटोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, ये देखो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे पीछे साइन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर साइटोसिन इज अ पिरिमिडिन, राइट। ये भी नाइट्रोजन बेस है, पिरिमिडिन है। जब इसका आप न्यूक्लियोसाइड बनाओगे तो उसके पीछे लगता है डिन, तो दिस इज साइटिडिन, साइटिडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा आगे, तो उसका साइटोसिन जो है दैट इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड, इट इज अ नाइट्रोजनस बेस, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। एज वी ऑल नो दैट अमीनो एसिड जो होते हैं वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में मिलते हैं, 250 इलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। क्वेश्चन वाला खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कह रहा है कि पीएच बढ़ा दो, मतलब पीएच बढ़ाने का मतलब मैं तो सीधा सा कि क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा कि इसको सॉल्यूशन को कैसा कर दिया उसने, बेसिक,
पीएच कम कर देता तो कैसा कर देता, एसिडिक। अपन दोनों के अंदर देख लेते हैं, बोर्ड पे देखो। ज्यूट्राइन क्या होता है, अमीनो एसिड की वो फॉर्म है, लेट्स अज्यूम दिस एज R ओनली, दिस इज H, दिस इज COO माइनस। एज यू नो कि COOH ग्रुप है, उसने अपना बिहेव दिखाया आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे, दोनों ग्रुप अपना बिहेव दिखाते हैं, एसिड हाइड्रोजन देगा और NH2 ने एक्सेप्ट किया तो NH3 प्लस हो गया। तो ये जो न्यूट्रल कंडीशन बन गई 1 माइनस 1 प्लस, ये न्यूट्रल कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं ज्यूट्राइन। और ये ज्यूट्राइन एग्जिस्ट करता रहे एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे H प्लस का अमाउंट बढ़ाओ, मतलब कंडीशन क्या कर दो, एसिडिक कर दो, तो क्या होगा, जब तुमने H प्लस का एक अमाउंट बढ़ाया, कंडीशन एसिडिक कर दी, तो H प्लस यहाँ एक्सेप्ट हो गया। जब H प्लस यहाँ एक्सेप्ट हो गया तो कंडीशन क्या बन गई, देखो NH3 प्लस का प्लस रहा, पर COO माइनस ने एक्सेप्ट कर लिया तो COOH आ गया। मतलब ओवरऑल चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। एक अच्छा क्वेश्चन आगे ये भी हो सकता था, मतलब एक अभी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट एक अच्छा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस कंडीशन में ये किस तरफ मूव करेगा। अगर आप इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो इस कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज आया, जब पॉजिटिव चार्ज आया तो दिस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, यही सोच के देखो, अगर कंडीशन OH माइनस ज्यादा हो या बेसिक कंडीशन हो, तो बेसिक कंडीशन में H प्लस इस OH से निकल जाएगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो COO माइनस का माइनस रहेगा, बट ये जो OH गया, सॉरी H2 हो गया, इस चक्कर में NH का H प्लस चला गया तो ये NH2 हो जाएगा वापस। तो अब देखो बेसिक कंडीशन में चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव। हमारा क्वेश्चन तो यही पूरा हो गया कि तुमसे पूछा है कि pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड अबव द आइसोइलेक्ट्रिक pH, तो नेट चार्ज क्या होगा, तो नेट चार्ज होगा यहाँ पर नेगेटिव। कोई इश्यू नहीं है, नेगेटिव चार्ज होगा, डन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट आप इसको समझो कि ये COO माइनस है, तो यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आया, तो ये किस तरफ मूव करेगा, दिस विल मूव टुवर्ड्स एनोड जाएगा ये, है ना। यहाँ पर अगर कोई पूछ ले किस तरफ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला है तो टुवर्ड्स एनोड जाएगा। ठीक है, तो अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनके आपके सामने रेडी है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है किसके रिगार्डिंग, लिपिड्स के रिगार्डिंग। तो अपने को यहाँ पे लिपिड्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बताते हैं। लिपिड इज अ पॉलीमर, यही ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि अपन सब जानते हैं लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर एट ऑल। एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है, दैट इज ट्रू, बट पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट नहीं है, बहुलीकरण से नहीं बनता। लिपिड का कोई एकलक नहीं है, वो तो वेसाइलेशन के कारण, उसके जो वेसिकल्स है उनके फ्यूजन के कारण वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। इट फॉर्म्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, गलत, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शुगर के बॉन्ड है। लिपिड में कौन सा फंक्शनल बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। ये मैक्रोमोलिक्यूल है बट नॉट अ पॉलीमर, बिल्कुल सही बात है। मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं अपन, कि यहाँ ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ रहा है, तो एनसीईआरटी कहती है कि जो भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा, सीधी सीधी बात, बट पॉलीमर नहीं है। इसमें नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लिपिड में नाइट्रोजन इज नॉट मेजर कंपोनेंट, ये भी इनकरेक्ट है, तो थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा डायग्राम एडेनिन को दिखाता है। देखो पेपर बनाने वाले ने एक सुपर नॉलेज यहाँ पे एडेनिन की है, थोड़े थोड़े चेंजेस किया उसने। हालांकि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो यू मस्ट हैव नोन कि यही एडेनिन का बेसिक डायग्राम है या बेसिक स्ट्रक्चर है एडेनिन की, बिकॉज एज यू वी ऑल नो कि एडेनिन जो है वो एक प्यूरिन है। प्यूरिन में दो रिंग्स होती हैं, एक होती है पाइरिमिडीन रिंग विच इज ऑफ 2 nitrogen plus 4 carbons, and one is imidazole ring which is 2 nitrogen plus 3 carbon. As you can see this ring जो ये बनी हुई है this is pyrimidine, और ये साथ में एसोसिएटेड रिंग है imidazole। रिंग सब में सेम ही है, बट यहाँ पर NH2 ग्रुप और अंदर में थोड़े चेंज किए, ऑक्सीजन लगा दिया, गलत ऑप्शन। यहाँ देखो आप एक डबल बॉन्ड की लोकेशन ले गए आप, गलत ऑप्शन। यहाँ अपने रिंग में ऑक्सीजन कर दी, गलत ऑप्शन। तो बहुत इजी बट एक अच्छा सवाल, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए ऐसे सवालों के लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल दिया है CH3 CH2N एंड COOH, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। ध्यान से देखना, इनमें से कौन सा पार्ट वो पूछ रहा है कि हाइड्रोफोबिक है। ध्यान से देखना, ये तो जो है ये चार्ज्ड पार्ट है, COO माइनस दे देगा ये, है ना।
तो ये पार्ट क्या जो है वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। बट ये जो पार्ट है यहाँ देखो, कार्बन की एक लंबी चेन है, लंबी चेन ऑफ कार्बन, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं। जब नहीं है तो ये लंबी चेन ऑफ कार्बन है, तो ये नॉन पोलर की तरह एक्ट करके वाटर रिपेलेंट या हाइड्रोफोबिक नेचर की तरह एक्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन विद द करेक्ट ऑप्शन। वेरी नाइस क्वेश्चन वंस अगेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड इन द फॉलोइंग टेबल्स, मतलब इस टेबल में कितने करेक्टली मैच है, देखते हैं। आप सब जानते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जल्दी से रिवाइज करते हैं, कमेंट्स देना। प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जिनके फंक्शन आपको आइडेंटिफाई है, आइडेंटिफाइबल फंक्शन ऐसा है, वो आपके लिए क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। और जिनके आपको जनरल इंपॉर्टेंट कोई काम के फंक्शन नहीं पता, ह्यूमन वेलफेयर अलग बात होती है, उसके अलावा कोई आपको प्लांट के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए कोई फंक्शन नहीं पता, तो वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। लिपिड अपने प्राइमरी मेटाबोलाइट है, नॉर्मल फंक्शनिंग और मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, तो प्राइमरी है। एब्रिन, रोइजिन टॉक्सिन्स है, विनब्लिस्टिन, करक्यूमिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ड्रग्स है। ग्लूकोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, गलत, ग्लूकोज प्राइमरी है। सेलुलोज जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेलुलोज प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये भी गलत, क्योंकि सेलुलोज जो है वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। सेलुलोज है, रबर है, गम है, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, तो ये गलत हो गया। एल्केलॉइड्स के लिए बोला है मॉर्फिन एंड कोडीन, मॉर्फिन एंड कोडीन आर एल्केलॉइड्स, ये भी सही है। तो पूछा है कितने करेक्टली मैच्ड है इसमें फॉलोइंग टेबल में, तो 3 यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, बाकी आप सब देख पा रहे हैं कि 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो 4 यहाँ करेक्टली मैच्ड है और 2 हैं जो वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिथिन की स्ट्रक्चर दे दी, बोले एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करो आप रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई क्या होंगे इसको पहचानते हैं। चलिए फोकस करें बोर्ड पे, एक्स वाई निकालते हैं। एक्स है कहां? ये रहा एक्स। आप सब जानते हैं लेसिथिन ये एक फॉस्फोलिपिड है, तो यहां पर क्या आएगा? फॉस्फोरस, और साथ में यहां पे नाइट्रोजन बेस कंपाउंड भी लग रहा है, ये नाइट्रोजन आएगा। पूरा जो स्ट्रक्चर है इधर देख लो, पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट इज नोन एज फॉस्फोटाइडिल एंड दिस पार्ट इज नोन एज कॉलिन एंड द होल मॉलिक्यूल इज नोन एज लेसिथिन। तो X क्या होगा यहां पर? फॉस्फोरस। वेदर Y क्या होगा यहां पर? नाइट्रोजन। आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट देख रहे हैं, अमीनो एसिड के नेचर से सवाल है, दोनों कॉलम की मैचिंग करनी है और करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। फिनाइलएलानिन आप सब जानते हैं कि फिनाइलएलानिन में जो R फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होता है? CH2 और इसके बाद एक फेनिल। वेट, ओके, we can make it here only. The functional group is this and kind of this, right? तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी मिल रही है, मतलब फिनाइलएलानिन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो ए से आएगा 3rd। ए से 3rd, ए के ऑप्शन में हम इसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर भी सिस्टीन जो होता है बी से 4th आएगा, सल्फर कंटेनिंग है। आर्जिनिन जो होता है वो बेसिक है, वैलिन जो है वो न्यूट्रल है, तो सारे करेक्टली मैच है। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख रहे हैं, फिर से एक इनकरेक्ट करेक्ट वाला स्टेटमेंट है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि पूछा क्या है, यहां पर आपसे इनकरेक्ट पूछा, नीदर करेक्ट। इनकरेक्ट देखते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड आर एब्सेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही पूछा इनकरेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड के साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। याद है इंट्रामोलिकुलर है तो हेलिक्स होगा, एंड अगर इंटरमोलिकुलर है तो बीटा जो प्लेटेड स्ट्रक्चर है वो होगी। डाइसल्फाइड भी मिल सकते हैं टर्शरी में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वाटनरी मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है, ये भी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वाटनरी का याद है करो, एग्जांपल भी आपने देखा है, हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोलेजन होगा एक आंसर, लेकिन कोलेजन तो बहुत सारे ऑप्शंस में है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज, तो ए कोलेजन, बी सेलुलोज।
जल्दबाजी में ये मत कर देना मोस्ट अबंडेंट देख के रूबिस्को, है ना, बच्चे बहुत स्पीड से रूबिस्को की तरफ जाते हैं, सो प्लीज ये गलती मत कर देना, ठीक है। तो रूबिस्को नहीं हो सकता यहाँ पर, तो ए और बी की बहुत अच्छी मैचिंग यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको देखनी है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। हाउ, सेलुलोज जो है वो लीनियर पॉलीमर है ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। लिंकेज होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एल ग्लूकोज, गलत, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है। हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ग्लाइकोजन अल्फा डी का। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर मोस्टली हेटेरोपॉलीमर्स, गलत। कॉम्प्लेक्स जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। तो आपसे पूछा है कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो 1 2 3, आंसर विल बी 3। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे हैं जो करेक्ट है, बाकी दोनों क्या है, इनकरेक्ट। 128, अगर एक पॉलीपेप्टाइड एसरेशन रीजन, देखो हर तरह की वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ऐसे कोई वैरायटी नहीं है पेपर में जो छूटी हो। ईच एंड एवरी वैरायटी इज हियर, हर तरह का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, स्टेटमेंट, एसरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग। नीट में जो आ सकता है वो ऐसा सा एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है ना। चले, पॉलीपेप्टाइड है 25 अमीनो एसिड का, अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करना है तो 24 मोलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, सही है, क्योंकि हर पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के दौरान एक पानी निकलता है, तो अल्टीमेटली एक पानी कमी रखते हैं अपन, जितने अमीनो एसिड है उससे पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर भी एक कमी रखते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एसरेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर विल बी फर्स्ट। फॉलोइंग रिएक्शन कंसीडर करना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक रिएक्शन दी हुई है, अगर एब्सेंट हो एंजाइम तो रेट ऑफ रिएक्शन आप बताओ कितनी होती है, 200 मॉलिक्यूल्स, कहीं ना कहीं 200 मॉलिक्यूल्स पर आर, तो लिखा हुआ है 200 मॉलिक्यूल्स, तो एक ही जगह 200 आएगा, ये दोनों ही हो सकते हैं। वाइल इन प्रेजेंस जो रिएक्शन है वो कितने मॉलिक्यूल्स तक चलेगी, तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड, आपको पता डेटा होता है, तो 6 लाख का यही है, एक ही ऑप्शन है, विल बी थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। एक्सेलरेशन कितना हुआ रेट का, तो अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, तो कोई इशू नहीं है, थर्ड ऑप्शन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा ऑप्शन है, बहुत स्ट्रेट और लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल। देखो फिर से मैं बोल रहा था फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, लास्ट क्वेश्चन देखो जैसे आपने ऑब्जर्व किया AR दे रखा था, तो हर काइंड ऑफ कैटेगरी आपके साथ सॉल्व की जा रही है, सॉल्व कराई जा रही है, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर ले सोलली, तो यू डोंट नीड एनीथिंग, यू कैन इजीली क्रैक नीट 2020 जो whether is your attempt. Okay, so what will be the 4-digit code of hexokinase? अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एग्जामिनेशन का, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको तो बस ये देखना है कि हेक्सोकाइनेज किस ग्रुप का एंजाइम है, क्योंकि आप 4 डिजिट में से पहला डिजिट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास ट्रिक होती है, आप सब जानते हैं, OTH, LIL, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइएज, ये 6 ग्रुप के एंजाइम है। अब देखो ये हेक्सोकाइनेज कर क्या रहा है, ये ATP में से एक फॉस्फेट को ग्लूकोज पे ट्रांसफर कर रहा है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है और ADP रिलीज हो रही है। तो आप देखो ये कर क्या रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है किसी ना किसी ग्रुप का, फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसफरेज होगा, पहला अक्षर 2, मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है अपने को, ध्यान से देखो। होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम माइनस कोफैक्टर, गलत, प्लस होना चाहिए था। होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस मेटल एक्टिवेटर, बिल्कुल, कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्टैटिक ग्रुप और मेटल एक्टिवेटर। कोएंजाइम बराबर होलो एंजाइम प्लस एपो एंजाइम माइनस होना चाहिए था, गलत। एपो एंजाइम बराबर होलो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, उल्टा कर दिया है ना, ये भी गलत, सिर्फ सेकंड ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये देखो ये स्टेटमेंट या ये कॉम्पोजिशन कहाँ से है एनसीईआरटी की, ये समरी से है, हर चीज इन्वॉल्व करने की ट्राई करिए। एलिमेंटल कॉम्पोजिशन लिविंग और नॉन लिविंग मैटर की जो ये रिवील करती है, क्या रिवील करती है कि लिविंग सिस्टम इनएनिमेट मैटर की तुलना में कौन ज्यादा होता है, सो हम जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो एक ही ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, बाकी देखो जनरल एनसीईआरटी में कार्बन हाइड्रोजन के लिखा हुआ है, तो हमने सारे ऑप्शन सेम ही कर दिए, वो तो जिसने समरी ढंग से नहीं पढ़ी वो गलती करे। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से कंपेयर कराया,
राइट। सो प्लीज आप इस चीज को समझें, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे बहुत अच्छे से ली गई है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट है। देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप और ऑर्गेनिक कंपाउंड और टाइटली जुड़े होते हैं, करेक्ट है। कोएंजाइम्स जो कोर ऑर्गेनिक एंजाइम है, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक एंजाइम, सॉरी कंपाउंड, और इनका एसोसिएशन ट्रांजिएंट होता है, ये भी सही है। मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन ऑफ एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम, ये गलत हो गया क्योंकि साइड चेन किसके साथ एंजाइम किसके साइड चेन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक्टिव साइड के साथ, ना कि एलोस्टेरिक। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। अगर कोएंजाइम हटा देंगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, ये तो करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट पूछा था आपसे, तो थर्ड ऑप्शन नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग में से आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नंबर बताने हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कितने हैं। ध्यान से देखो, रबर इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अभी बताया था, रबर, गम, सेलुलोज, है ना, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेंट्स आर आल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, spices also, amino acid are not, glucose is not, aberrant toxin also, morphine alkaloid also, curcumin is a drug also, lipids are not, flavonoids yes, antibiotics yes. So let's count 1 2 3 4 5 6 7 8. Once again let's count 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आंसर will be third, 8 यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं आपके पास। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आपको। पहला, इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, गलत। इनुलिन होता है, इंसुलिन नहीं होता। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। राइट हैंड जो होता है किसी भी पॉलीसेकेराइड चेन का, दैट इज रिड्यूसिंग, एंड लेफ्ट हैंड इज नॉन रिड्यूसिंग, ये करेक्ट है। राइट हैंड रिड्यूसिंग होता है। प्रोटीन होमोपॉलीमर है, गलत। प्रोटीन, एज वी ऑल नो, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, डिफरेंट टाइप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है यहाँ। लेफ्ट टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज एन, व्हाइल राइट इज नोन एज सी, सही है। लेफ्ट एन होता है, राइट सी होता है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? टोटल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हो, AR हो, चूजिंग ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हो, इनकरेक्ट हो, हर फिल इन द ब्लैंक्स हो, हर कैटेगरी लिया हुआ है। आई होप दिस हेल्प्स इन योर preparation, and trust me guys, this is one of the best test series you can have for your NEET 2026 examination. अगर किसी ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो feels जो slots हैं, they are filling very fast. You can join in both the modes, whether it's online or offline. ऑनलाइन के लिए you just have to download CLC Live app और आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए there are several centers like सीकर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, दिल्ली, चोमू, as well as कोटा। There are several centers जहां पे आप ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी।